Hello students, welcome back to our channel. So in this video we are going to read a very interesting chapter जिसका नेम है एग्रीकल्चर। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, क्लास 8 NCERT, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। पता है इस चैप्टर के अंदर ये इतना रिलेटेबल लगेगा क्योंकि और बहुत इजी सा चैप्टर है आपका कंपैरेटिवली, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना ये आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो और आप आसपास भी देखते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा इसको आसानी से समझ पाओगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब जो खेत होते हैं उनके अंदर एक किसान जो है वो वीट प्रोड्यूस करता है, खेती करता है वीट की, फिर उसको मंडी भेजता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। मंडी के अंदर उसको कोई और पर्सन ख़रीदता है और वो उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने घर पे या अपनी फैक्ट्री में उधर ले जाके उस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करके उसके ब्रेड या बिस्किट्स बना देता है। ये एक साइकिल है, एक प्रोसेस हो रही है। पहले वीट प्रोड्यूस हुआ, फिर वो मंडी में ट्रांसपोर्ट हुआ, देन उसके ब्रेड और बिस्किट्स बने। अब इसका समझाने का क्या मतलब है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तक की। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, प्लीज़ इग्नोर देम। तो इसमें जो वीट प्रोडक्शन है ये है प्राइमरी एक्टिविटी, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है टर्शरी एक्टिविटी, और जो ये ब्रेड और बिस्किट बने हैं उस वीट से, वीट एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, तो उससे जो ब्रेड और बिस्किट बने हैं वो है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब ये सारी चीज़ें आपको ये नीचे क्लियर हो जाएंगी कि ये सब जो मैं बोल रही हूँ, ये वर्ड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, ये क्या है। तो पहले इन वर्ड्स को समझते हैं। देखो, 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होते हैं, वर्ड नाम से क्या समझ में आ रहा है, प्राइमरी, यानी कि सबसे पहले। हम स्कूल में भी प्राइमरी क्लासेस में जाते हैं ना सबसे पहले, कि आप सीधे 6 to 8 और ये 12th कर लेते हो, पहले प्राइमरी होता है ना, यानी कि सबसे पहली जो चीज़ होगी प्राइमरी एक्टिविटीज़, बेसिक लेवल की जो एक्टिविटीज़ होती है। इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि कनेक्टेड हैं विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, हमारे आसपास जो मोस्टली चीज़ें हैं, सैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। सनलाइट, सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो हमारी क्रॉप प्रोड्यूस होती हैं ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज आ सकते हैं, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है सारी, जो फ्लोरा फोना, ये सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए। अब इनका एक्सट्रैक्शन, यानी कि इनको नेचुरल रिसोर्सेज से जो एक्सट्रैक्ट करना और प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना नेचुरल रिसोर्सेज को, इसका क्या मतलब है। देखो, एक्सट्रैक्शन में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है जो, जिसमें मुर्गी वगैरह रखते हैं, तो उनसे एग्स प्रोड्यूस करवाना, एक्सट्रैक्ट करना उन एग्स को और मार्केट में बेच देना, ये तो हुई आपकी प्राइमरी एक्टिविटी एक्सट्रैक्शन वाली। और प्रोडक्शन में जैसे आप क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हो, वीट का प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन, ठीक है, ये सब हुई प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनके अराउंड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, बेसिक क्या है इसका, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, उनकी एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होंगी। एग्जाम्पल क्या है, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, प्राइमरी एक्टिविटी का। एग्रीकल्चर, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना। फिशिंग में फिश को जो है मीट सोर्स की तरह उसको ग्रो करना। एंड गैदरिंग होता है, जैसे फॉरेस्ट से आप कोई पर्टिकुलर फ्लावर्स या कोई ऐसा प्लांट जो मेडिसिनल पर्पस है जिसका, उसके कुछ जैसे रूट्स कलेक्ट करना या लीव्स कलेक्ट करना, गैदरिंग ये होता है, इकट्ठा करना होता है गैदरिंग, ठीक है। देन आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का ये मतलब होता है, अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करवा लिया, सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या करेंगे, उन नेचुरल रिसोर्सेज को
नेचुरल रिसोर्सेज रॉ मटेरियल है, उनसे कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देना, वो होता है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वर्ड्स को तोड़ के समझेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ये लेकर के आए और इन्होंने क्या किया, उसको प्रोसेस कर दिया। अब वो प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, वो आपको कैसा फिनिश्ड गुड चाहिए, यानी कि आखिर में आपको क्या रिज़ल्ट चाहिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी प्रोसेस। एग्जाम्पल से समझेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील को मैन्युफैक्चर करना, आयरन ओर से बनेगा स्टील। देन बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड किससे बनेगा, वीट से। वीट को फिर फ्लावर में कन्वर्ट करना, पहले गेहूँ लेना, फिर गेहूँ जो है मंडी से ले करके आना, देन उसको आटे में चेंज करना और फिर उसको ब्रेड बनाना या बिस्किट्स बनाना। वीविंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ को वीव करना, कैसे बनेगा कपड़ा, पहले कॉटन से, कॉटन को पहले मंडी में जाके लेकर के आना, फिर उससे कपड़ा बनाना। यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, एक बेसिक नेचुरल रॉ मटेरियल को एंड रिजल्ट में, यानी कि एक फिनिश्ड गुड में या फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज किया जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, एक नेचुरल रिसोर्सेज की। वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। देन आएंगी आपकी टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी होता है इसको ना सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों, टर्शरी का इस एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये जो हमने प्राइमरी सेक्टर्स यानी कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और इन सब से जो रिलेटेड है ना, और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मेनली फैक्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो जो टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन दोनों को। कैसे, थ्रू सर्विसेज, प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये कौन सी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। अब ऊपर जैसे ये एग्जाम्पल में लिखा था, वीट प्रोडक्शन प्राइमरी, ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी, और ब्रेड और बिस्किट में कन्वर्ट कर देना वीट के फ्लावर को, वो हो गया आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे चलें। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। ट्रांसपोर्ट, इसके टर्शरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी सर्विस है। एडवर्टाइजिंग में आप क्या बेच रहे हो, एडवर्टाइजिंग में आपके पास कोई फाइनल गुड थोड़ी है जो आप बेच रहे हो। मतलब कि जैसे एक एजेंसीज़ होती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, वो किसी और को सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे मैन्युफैक्चर कोई और करेगा, एडवर्टीजमेंट के लिए किसी और को पैसा दिया जाएगा, किसी और कंपनी को हायर किया जाएगा, फिर वो अपनी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उस कंपनी के उस प्रोडक्ट को जो है ब्रॉडकास्ट करने के लिए और टीवी पे रैंडमली दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सबसे पहली बात प्राइमरी एक्टिविटी है, वो हमने देख लिया। इसके अंदर क्या होता है एग्रीकल्चर, बेसिक कैसे डिफाइन करेंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है, इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। क्रॉप उगाना, फसलें, फल, सब्जियां, फूल, ये सब उगाना, और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक होता है जो जानवर होते हैं ना, पालतू जानवर, उनको जो है उनकी देखभाल करना, एक तरीके से उनको पालना। लाइव स्टॉक के अंदर आपके शीप, गोट, काऊ, बफेलो, ये सब आ जाएंगे, और इवन पोल्ट्री और डेयरी, ये दोनों वो हैं, वो सब आ जाएंगे इसके अंदर ही। 50% ऑफ दी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का 50% पूरी पॉपुलेशन का, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है। और अगर इंडिया की बात की जाए, अगर इंडिया में इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, तो उसमें से 2 पार्ट जो है इंडिया की पॉपुलेशन के, वो आज भी डिपेंडेड है एग्रीकल्चर पे। तो 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है। एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल। सॉइल जो है
किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप किस पर्टिकुलर क्रॉप को आपको उगाना है, उस तरीके की सॉइल जो है वो रिक्वायर्ड है। और क्लाइमेट, किसी क्रॉप को जैसे ज़्यादा सनशाइन चाहिए, किसी को ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, तो वो क्लाइमेट भी उस तरीके का देखा जाएगा। एरेबल लैंड, एरेबल लैंड क्या होती है? द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, ऐसी धरती जिस पे क्रॉप्स उगाई जाए। अब एक बार अगर हम ऊपर देखें, एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये डेराइव हुआ है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के अंदर इसको अगर हम कैसे लिखा जाता था, एगर और एग्री, इसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। एगर और एग्री का मतलब हुआ सॉइल और कल्चर का कल्टीवेशन, जैसे सॉइल कल्टीवेशन। लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड डेराइव हुआ है। फिर आता है ये मैप। मैप में अगर हम देखें, एरेबल लैंड मैंने बताया कि जिस पे हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं, वो लैंड। एरेबल लैंड का वर्ल्ड में कैसे डिवीज़न है, जिधर जिधर भी ग्रीन एरिया है ना, देखो इंडिया मोस्टली कवर्ड है, देन इधर नॉर्थ अमेरिका कवर्ड है, और ये इधर जो यूरोप का जो पूरा सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। देन ऑस्ट्रेलिया के साउथ में और कुछ कुछ पार्ट्स अफ्रीका में, ये सारा एरेबल लैंड है, यानी कि यहाँ पे खेती होती है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अगेन इट्स नॉट इन माय कंट्रोल। फिर आते हैं हम, देखो इधर आपकी बुक के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारी डेफिनेशन दी गई हुई है जो इसी के आसपास रिवॉल्व करते हैं, इस चैप्टर के आसपास। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन दी सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। फार्मिंग इसका दूसरा नाम है। ये एक तरीके से साइंस और आर्ट है, सॉइल के ऊपर कल्टीवेट करने, क्रॉप्स को रेज करना, और रियरिंग लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक जो है यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको पालना। सेरीकल्चर, सेरी से याद रख लो सिल्क वॉर्म, सिल्क, सेरी सिल्क। कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को पालना ताकि आप उसको कमर्शियली यूज़ कर सको मार्केट में। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, और इससे फार्मर की इनकम भी सप्लीमेंट यानी कि बढ़ जाएगी। पिसिकल्चर, ये क्या होता है? पिसिकल्चर ये होता है फिश, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स। इसमें आप अपनी साइड से फिश के लिए जो है वो आप टैंक्स और पोन्ड्स बनवाओगे, तालाब वगैरह, और उसके अंदर आप मछली पालन करोगे। विटीकल्चर, विटीकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को कल्टीवेट करना। हॉर्टिकल्चर, ये बहुत बार आता है और आगे फर्दर क्लासेस में भी आएगा। हॉर्टिकल्चर होता है वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को ग्रो करना कमर्शियल यूज़ के लिए। फार्म सिस्टम, फार्म सिस्टम देखो हमारा जो पीसी होता है वो कैसे काम करता है, उसमें भी कोई सिस्टम होता है ना, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्या करता है, उसका बेसिक फिनोमिना क्या है, कैसे वर्क करता है, उसमें इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये चीज़ें होती है। कुछ इनपुट्स होते हैं, देन वो प्रोसेस करता है सीपीयू, और फिर कुछ आउटपुट देते हैं। तो ऐसा ही होता है कुछ एग्रीकल्चर में। इनपुट्स क्या क्या होते हैं इनके, जैसे सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, मशीनरी, लेबर। जब ये सारी चीज़ें मिलती है, सीड डालते हैं, फिर फर्टिलाइज़र्स, मशीनरी का यूज़ होता है, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, प्लोइंग करने के लिए प्लो का, लेबर जब लगाई जाती है, तो ये सारे हो गए इनपुट्स। अब प्रोसेस क्या है, सीड की प्रोसेस क्या है, सीड तो हमारे पास हाथ में है, इनपुट है वो, उसको सो करना पड़ेगा, वो एक प्रोसेस है। ऐसे ही प्लो एक मशीनरी है, लेकिन प्लोइंग एक प्रोसेस है। पानी है लेकिन इरिगेशन यानी कि उस खेत में पानी डालना वो प्रोसेस है। वीडिंग, फर्टिलाइज़र्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, लेकिन जब उसको खेत में डालेंगे तब वो प्रोसेस बनेगी। और हार्वेस्टिंग, आखिर में फसल को काट देना। प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, ये सारी क्या है आपकी प्रोसेसेस या ऑपरेशंस। अब आउटपुट क्या होता है, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। आउटपुट क्या है, अब ये इनपुट लगा दिए, प्रोसेस कर दी, आउटपुट क्या होगा, क्रॉप्स, वूल,
डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी के या पोल्ट्री के प्रोडक्ट, मिल्क, मीट, एग्स, ये सारे हो गए आपके इन दोनों के प्रोडक्ट। क्रॉप मिलती है आपको, वूल कैसे मिलेगी? शीप को रियर करके, शीप रियरिंग। इसका अब एक पिक्चर दी गई होगी आपकी बुक में, जैसे ये द फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म। इसमें देखो IPO, इनपुट प्रोसेसेस आउटपुट। इनपुट्स क्या है? मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स। केमिकल्स बोले तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सब। वीड्स क्या होती है? अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन, ठीक है। पेस्ट होते हैं इंसेक्ट वगैरह। प्रोसेस क्या है? जब ये लेबर लगा करके इन सब चीज़ों को कंबाइन करके डालेगा, वो प्रोसेस है। आउटपुट क्या निकलेगी? क्रॉप। फिज़िकल और ह्यूमन फार्म इनपुट्स को अगर अलग अलग करके देखें, फिज़िकल इनपुट यानी कि जो बाय नेचर प्रोवाइड होते हैं, और ह्यूमन इनपुट जो ह्यूमन को खुद से देने पड़ते हैं। क्या क्या है? फिज़िकल में देखें तो सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ह्यूमन अगर सब कुछ दे ले उसके अंदर, केमिकल्स, मशीन, लेबर, लेकिन अगर बारिश ही नहीं हुई तो, या बहुत ज़्यादा सूखा हो गया, ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा पानी डालना शुरू कर दिया, फिर भी कितना, ठीक है, लेबर लगा ले, टेम्परेचर बेकार हो गया। तो दोनों का जब बैलेंस बनेगा ह्यूमन और फिज़िकल इनपुट्स का, तब जा कर के यील्ड यानी कि रिज़ल्ट जो है वो अच्छा निकलता है। तो ये स्लोप भी अब देखना, आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे, कुछ जो क्रॉप्स हैं उनके लिए स्लोप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कॉफ़ी, और वो कुछ नाम आगे मेंशन भी होंगे, ठीक है। और ह्यूमन इनपुट्स में क्या आएगा? स्टोरेज। अब आपने क्रॉप तो रख ली, क्रॉप निकल भी गई, रिज़ल्ट आ गया। अब उस रिज़ल्ट को आप बेचने जाओ तो जितना टाइम वो इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में, हार्वेस्टिंग और जो कमर्शियल जब आप बेचोगे उसको, उसके बीच में जो टाइम है, उस टाइम तक आपको स्टोर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, पैसे आपको एट लास्ट क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए। अगर आप कमर्शियली कर रहे हो काम, तो क्रॉप आपका रिज़ल्ट नहीं है, आपका रिज़ल्ट क्या है? पैसे। और अगर इस दरमियान, इस टाइम पे अगर आपकी क्रॉप ख़राब हो गई क्योंकि आपने उसको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, तो फिर इसमें क्या हो गया? आपकी गलती। तो ये भी ह्यूमन इनपुट है, जो स्टोरेज प्रॉपर, किसी क्रॉप को कोल्ड स्टोरेज चाहिए होती है, किसी को ड्राई स्टोरेज, ये सब देखा जाएगा। ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? ह्यूमन। लेबर ह्यूमन प्रोवाइड करता है, मशीनरी ह्यूमन प्रोवाइड करेगा, और केमिकल्स भी ह्यूमन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर। फार्मिंग देखो, ये जो टाइप्स है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका एक मैं फ्लो चार्ट सा बना रखा है मैंने, लास्ट में वो भी दिखा दूँगी। डिपेंड्स, ये फार्मिंग जो है ना, डिपेंड करती है फैक्टर्स पे, कुछ फैक्टर्स पे। कैसे? जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इन बेसिस पे जो है आपकी फार्मिंग को कैटेगराइज किया गया है कि डिमांड ऑफ प्रोड्यूस यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड कितनी है, उसको कितना खेत में से अनाज चाहिए, लेबर कितनी वो दे सकता है, टेक्नोलॉजी कितनी लगा सकते हैं। तो उसके बेसिस पे जो है ये फार्मिंग जो है वो उसको डिवाइड किया गया है। कैसे? सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक है कमर्शियल फार्मिंग। अब देखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन जब आप उनका वर्ड सुनोगे ना, जो नेम है कमर्शियल फार्मिंग, उससे आप अपने आप क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में क्या समझाने की कोशिश की गई है उस टॉपिक के अंदर, ठीक है। पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग को पढ़ते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग वर्ड का मीनिंग निकालें अगर हम, सबसिस्टेंस को एक तरीके से आप सोच लो सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए की गई फार्मिंग। प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है, ऐसी खेती करना जिससे जो फार्मर है वो अपने परिवार का गुजारा कर सके, अपनी नीड्स को पूरा कर सके। ट्रेडिशनली यानी कि जब ये शुरुआत की गई इसकी, तो कैसे होती थी ये? लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती थी, एंड हाउस होल्ड लेबर यानी कि जो घर के ही लोग होते थे वही सब अपनी लेबर दे देते थे। अब इसको डिवाइड किया गया है
पहले है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देन है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, पहले इंटेंसिव को पढ़ेंगे। स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स, छोटे छोटे जो प्लॉट्स होते हैं उनमें की जाती है और सिंपल से टूल यूज़ किए जाते हैं। और जब छोटे प्लॉट्स में करनी है तो ज़्यादा लेबर लगेगी। सिंपल टूल्स हैं, टूल सिंपल हैं यानी कि मशीनरी कम है, तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी कम होती है वहाँ पे लेबर ज़्यादा लगती है, तो ज़्यादा लेबर लगती है। इसके अंदर क्लाइमेट इसको कैसा चाहिए होता है, सनशाइन क्लाइमेट होता है, फर्टाइल सॉइल होती है। और ये मोस्टली क्या करते हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप, एक साल के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं। इनकी मेन क्रॉप जो होती है वो होती है राइस, और दूसरी जो क्रॉप होती है वो जैसे वीट हो सकती है, मेज़ हो सकती है, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कुछ भी हो सकती है इनमें से। मेज़ मतलब जो ये मक्का, दालें या ऑयल सीड, सरसों वगैरह की खेती। और इस ये जो टाइप की फार्मिंग है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में होती है, मॉनसून रीजन्स। ये मैं बताऊंगी, पहले इससे समझते हैं। थिकली पॉपुलेटेड एरिया, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उनके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और जब एक जगह पे रेजिडेंशियल एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे फार्मिंग का एरिया कम होगा। इसीलिए वो जब ज़मीन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाती है, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को ही खेतों में तब्दील कर दिया जाता है। तो इंटेंसिव से याद रखना थिकली पॉपुलेटेड एरिया और छोटी प्लॉट्स ऑफ लैंड। ठीक है, और ये कहाँ होती है, मॉनसून रीजन ऑफ साउथ वर्ल्ड, ग्लोब के साउथर्न पार्ट में, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट किधर होगा, ग्लोब के डाउनवर्ड साइड में, और किधर राइट हैंड साइड में होगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बेसिकली कौन सी कंट्रीज़ पड़ेंगी, ये म्यांमार और ये वाली जो कंट्रीज़ है ना, ये सब ईस्ट एशिया में। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस अगेन, इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। आई होप कि आपको इंटेंसिव समझ में आ गई होगी। वर्ड से याद कर लो बस, इंटेंसिव थिकली पॉपुलेटेड, क्योंकि आगे आप शायद कंफ्यूज हो जाओ बहुत सारे नाम देख करके, पर जब आप नाम पढ़ोगे ना आपको अपने आप डिस्क्रिप्शन याद आ जाएगा। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव, अब ये नेक्स्ट जो है ना, पहला इंटेंसिव था, ये सब्सिस्टेंस के ही पार्ट हैं, पहला इंटेंसिव देन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव भी जो है वो डिवाइडेड है दो चीज़ों में। सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन। प्रिमिटिव क्या होता है, जो पहले यूज़ करते थे, यानी कि प्राचीन, एक तरीके से ऐसे ही याद रख लो, प्राचीन टाइप की जो खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में भी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसी खेती जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके करी जाए। प्रैक्टिस्ड इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ ऑफ अमेज़न बेसिन, जो अमेज़न नदी है उसके बेसिन, जो अमेज़न फॉरेस्ट भी है, जो इतना जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया है उधर की जाती है। ये बेसिकली ना फॉरेस्ट में ही होती है। इसके अंदर होता क्या है वो आगे प्रोसेस दी गई है इसकी। अफ्रीका में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में आएंगे सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं आपकी साउथ ईस्ट एशिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट साइड। ठीक है, देन आती है एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल। ये कहाँ की जाएगी, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, यानी कि उधर जो वेजिटेशन है, जो भी प्लांट्स वगैरह फॉरेस्ट के अंदर की जाती है, तो जो भी, ताकि जब जैसे ही पानी मिलता है तो वापस से पौधा खिल जाए। रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, फटाफट से जल्दी ही रीजनरेट हो जाए वो। जनरेशन की स्पेलिंग गलत है, एन के बाद एक और ई आएगा। प्लॉट, जो प्लॉट होता है, अब ये देखो इसकी प्रोसेस ये दी गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कल्टीवेशन है। जो प्लॉट होता है उसमें क्या करेंगे, प्लॉट भी क्या है, वो एक जगह जाएंगे, ये फॉरेस्ट के अंदर
वहाँ के पेड़ वगैरह को काटेंगे और वहाँ को उन पेड़ों को जला देंगे और उस लैंड को क्लियर कर लेंगे। अब जलाने के बाद जो ऐश यानी कि जो राख बचेगी उसको सॉइल के अंदर मिक्स कर देंगे। उस ऐश के अंदर जो है ना पोटाश होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है सॉइल के लिए। तो सॉइल फर्टाइल हो जाएगी, उसके अंदर वो क्रॉप उगाएंगे अपनी। कौन कौन सी क्रॉप उगाते हैं ये? मेज़ यानी कि मक्का, यैम, पोटैटोज़ एंड कसावा। तो ये उधर की क्रॉप्स हैं, थोड़ी बाहरी देशों की। ये सारी क्रॉप उगाएंगे ये। उगाने के बाद इनको हार्वेस्ट करेंगे जैसे। फिर जब थोड़े टाइम हो जाएगा इनको उस प्लॉट पे, उस पर्टिकुलर प्लॉट पे उगाते हुए, फिर धीरे धीरे वो वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी लूज़ करना शुरू कर देगी, उपजाऊ नहीं रहेगी। तो अब क्या करते हैं, लैंड को अबेंडन कर देंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर लैंड को छोड़ करके अगले प्लेस पे चले जाएंगे। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, इसको और भी नामों से बोला जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जैसे सिक्किम और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, असम, कंट्रीज़ कह रही हूँ, सॉरी, स्टेट्स, इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उधर किस नाम से बोला जाता है? झूमिंग। झूम कल्टीवेशन भी सुना होगा। झूमिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न। मैक्सिको के अंदर मिल्पा नाम से बोला जाता है। ब्राज़ील के अंदर रोका और मलेशिया के अंदर लेडेंग। शायद हो सकता है मैं गलत भी प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो आपको क्या याद करना है? झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिल्पा इन मैक्सिको रोका इन ब्राज़ील एंड लेडेंग इन मलेशिया। देन अब एक तो पार्ट था हमारा प्रिमिटिव का शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा पार्ट है नोमैडिक हर्डिंग। वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? नोमैडिक, नोमैड्स यानी कि जो जगह जगह घूमते हैं, चलते फिरते रहते हैं। ये जो है हर्डिंग, हर्ड्स क्या होते हैं? झुंड। किसका झुंड वो अब पता चलेगा। सेमी एरिड एंड अरिड रीजन्स ऑफ सहारा। अरिड होता है एक तरीके से सूखा सा जो एरिया होता है, जहाँ की मिट्टी, जो रेतीली मिट्टी होती है रेगिस्तानों की। जो सहारा डेजर्ट है, सेंट्रल एशिया है, और कुछ इंडिया के पार्ट जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में ये नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। जो हर्ड्समैन होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स के साथ जाते हैं फॉर फॉडर यानी कि उनके चारे के लिए, पानी के लिए, अलोंग डिफाइंड रूट्स। इनके कुछ डिफाइंड रास्ते होते हैं, वेल डिफाइंड, कि इधर से जाना है। क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन, ये जो है अफेक्ट डालते हैं क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स, यानी कि जो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन, और टेरेन होता है जैसे स्लोप्स वगैरह, माउंटेन्स, और जो प्लेन, कभी कभी जो प्लेन एरिया है, ये सब जो है इनके लिए जो है रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं उस एरियाज़ को। ये शीप, कैमल, याक एंड गोट्स, इन सब को यूज़ किया जाता है। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स यूज़ नहीं, सॉरी, मतलब इनको पाला जाता है, रियर किया जाता है। किसके लिए? इनसे क्या प्राप्त करते हैं ये? मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स टू हर्डर्स एंड फैमिलीज़, ठीक है। उनकी जो फैमिली है उनको ये सब मिलता है, मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स। फिर हमने ये सारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ लिया। सबसिस्टेंस में कैसे था? पहले प्रिमिटिव, पहले इंटेंसिव, देन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के कितने पार्ट्स? 2 पार्ट, शिफ्टिंग एंड आपका नोमैडिक हर्डिंग। अब आते हैं हम कमर्शियल पे। कमर्शियल फार्मिंग, क्रॉप्स जो है ना उनको ग्रो किया जाता है। कमर्शियल वर्ड से क्या समझ में आता है? कमर्शियली यूज़ करना, उसको मार्केट में बेचना। क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। जानवरों को पाला जाता है और क्रॉप्स को उगाया जाता है ताकि मार्केट में बेचा जा सके। जो एरिया है और जो कैपिटल है वो लार्ज अमाउंट में चाहिए। एरिया यानी कि इनके लिए अगर क्रॉप को उगाना है कमर्शियल फार्मिंग के लिए, ऐसा तो नहीं है पहले जहाँ पे थोड़े से 1 एकड़ ज़मीन के अंदर अपनी पूरी फैमिली का वो साल भर के लिए किसान पेट भर लेता था उस पर क्रॉप्स उगा के। अब अगर उसको कमर्शियली लेकर के जाना है अपने फार्मिंग को तो उसको ज़्यादा लैंड चाहिए,
एरिया ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और उसी तरीके से कैपिटल यानी कि पैसा वो भी ज़्यादा चाहिए। वर्क डन, काम को पूरा करने के लिए मशीन्स चाहिए। ये सब कुछ इनपुट्स लगाने पड़ेंगे। अब इसको भी डिवाइड किया गया है। पहले कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग नाम से समझना, जो क्रॉप्स हैं, जो क्रॉप्स उगाए जाएंगे कमर्शियल पर्पस के लिए, कौन कौन सी क्रॉप्स, ग्रेन्स उगते हैं, ग्रेन्स वीट, मेज, ये कॉमनली ग्रो किए जाते हैं। और कहाँ पे होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग? नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, इन पार्ट्स में होती है। एरियाज़ जो स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं विद लार्ज फार्म्स, यानी कि उसमें कम पॉपुलेशन होती है ऐसे एरियाज़ में। अगर कम पॉपुलेशन होती है तो बाकी एरियाज़ को जो है वो खेत की तरह यूज़ कर सकते हैं। विद लार्ज फार्म्स, सीवियर विंटर्स, कभी कभी क्या होता है, जो विंटर्स है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसके कारण इनका ग्रोइंग सीज़न जो है वो कम होता है। जैसे एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, जो नॉर्थ अमेरिका साइड है, इधर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इधर स्नो वगैरह गिरती रहती है, तो इसके कारण क्या होता है, कुछ मंथ्स में वो फार्मिंग कर ही नहीं सकते, तो इनका ग्रोइंग सीज़न कम हो जाता है। और इसी कारण अगर ईयर में ग्रोइंग सीज़न जो है वो कम हो गया, बाकी टाइम विंटर पड़ती है, तो उसमें वो सिर्फ सिंगल क्रॉप ही उगा सकते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का यही सब था। कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्रेन्स को ग्रो करना। कौन से ग्रेन, वीट, मेज, कहाँ कहाँ होती है ये देख लेना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में। और कौन से एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी कि कम पॉपुलेशन, लार्ज फार्म्स में विंटर्स रिस्ट्रिक्शन। फिर आते हैं हम अपनी मिक्स्ड फार्मिंग में। ऐसी फार्मिंग जिसमें कुछ किसी चीज़ का मिक्सचर हो। कैसे मिक्सचर? कैसे, जो लैंड है उसको यूज़ किया जाएगा फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स। फूड यानी कि जो भी आपको खाना है, जैसे गेहूँ, चावल, ये उगाना। एंड फॉडर क्रॉप्स, चारे के लिए जो आपके जानवर खाएंगे। एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, उसी लैंड पे ये 2-3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो हिस्सा इसमें अपने अनाज खाने के लिए उगाएंगे, देन दूसरे में चारा उगाएंगे, और तीसरे में अपना जो लाइव स्टॉक है यानी कि जो एनिमल्स वगैरह जो पाल रहे हैं उनकी देखभाल करेंगे। कहाँ कहाँ होती है ये मिक्स्ड फार्मिंग? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एंड साउथ अफ्रीका में। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनमें से आप ना थोड़े बहुत नाम याद कर लो। ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो कि कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं पर और कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं, एग्जैक्ट फिगर। पर आपको ना आइडिया हो जाना चाहिए किधर किधर क्या क्या, कौन कौन से तरीके की फार्मिंग होती है, कौन से पार्ट में। अब देखो ये पिक्चर दी गई है, नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स। ऐसे आपने देखे होंगे कभी अपने आसपास गाय का झुंड या ऊँटों का झुंड या शीप, गोट, इन सब के हर्डर्स चलते हैं। देन आता है जैसे शुगर केन प्लांटेशन, यह गन्ने का खेत। अब बात करते हैं प्लांटेशन की बात करते हैं। प्लांटेशन क्या होती है? ये एक तीसरे तरीके की कमर्शियल फार्मिंग है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल क्रॉप जो है वो उगाई जाती है ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना, कॉटन। ये सारी क्या है? कैश क्रॉप्स। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब इसमें क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप उगेगी इसके अंदर, इसलिए लार्ज अमाउंट चाहिए लेबर की भी, और कैपिटल पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। प्रोड्यूस में भी प्रोसेस्ड इन द फार्म, या तो उस जो जैसे टी है, टी की पत्तियां तोड़ के उसको टी में कन्वर्ट कर देना, जो पाउडर होता है, ठीक है, या तो वो फार्म में हो सकता है या फिर फैक्ट्रीज़ में भेजा जा सकता है एज अ रॉ मटेरियल। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी ज़रूरी है इसके लिए। ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में होता है ये। कहाँ पे? मलेशिया के अंदर रबर फेमस है, ब्राज़ील की कॉफ़ी जो प्रोड्यूस की जाती है ब्राज़ील में, इंडिया और श्रीलंका के अंदर चाय। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट वेरी लॉन्ग, बिकॉज चैप्टर अभी रहता है, तो जितना भी पार्ट बच गया अभी उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड यू कैन सपोर्ट द चैनल बाय liking the video and sharing it with all your friends, and please subscribe to the channel. Thank you all.